एक बार फिर आर्यमन की आंखों के सामने वही पुराना दृश्य तैरने लगा। एक छोटा सा बच्चा जमीन पर बैठा था और एक औरत बड़े प्यार से उसे खाना खिला रही थी। उस बच्चे के चेहरे पर मासूमियत थी और उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए पूरा भरोसा। तभी अचानक एक आदमी गुस्से में वहां आ पहुंचा। उसने आते ही उस औरत को झंझोर दिया और गुस्से में उसके साथ बदसलूकी करने लगा। दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई। बच्चा डर कर अपनी माँ को देखने लगा। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उस आदमी ने गुस्से में उस औरत को धक्का दे दिया और वह लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। अगले ही पल उस बच्चे की चीख पूरे घर में गूंज उठी, माँ! वह बच्चा दौड़कर सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन उसकी छोटी सी उम्र उस दर्द को समझने के लिए बहुत कम थी। उसकी आंखों में डर था और चेहरे पर बेबसी थी। उसी चीख के साथ आर्यमन अचानक वर्तमान में लौट आया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और आंखों के कोने नम थे। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उन यादों को फिर से अपने सामने आने से रोकना चाहता हो। धीमी आवाज में वह खुद से बोला, शायद उस दिन मैंने अपनी माँ को नहीं खोया था। उस दिन मैंने अपना बचपन खो दिया था। कुछ पल खामोशी के बाद उसके चेहरे पर फिर वही कठोरता लौट आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि बरसों से दबा हुआ दर्द भी था। सच तो यह है कि इंसान के व्यवहार को समझने के लिए सिर्फ उसके आज को देखना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि कई बार उसके आज के पीछे ऐसे कल की कहानी छिपी होती है जिसे उसने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा होता है। लेकिन दर्द चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसे किसी और को दर्द देने का अधिकार नहीं मिल सकता। अपने साथ हुए अन्याय का बदला अगर हम किसी निर्दोष से लेने लगे तो हम उस अन्याय को ख़त्म नहीं करते, बल्कि उसकी अगली कड़ी बन जाते हैं। शायद आर्यमन को भी एक दिन यह समझना होगा कि उसके अतीत ने उसे कठोर बनाया जरूर है, लेकिन उसका भविष्य अभी भी उसके अपने फैसलों से तय होगा। आर्यमन ने अपनी माँ की तस्वीर की ओर देखा और धीमे से कहा, माँ, अगर उस दिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाया तो क्या आज भी उसी दर्द में जी रहा हूँ? क्या मैं हर किसी से बदला लेकर तुम्हें वापस पाने की कोशिश कर रहा हूँ? कमरे में कोई जवाब नहीं था, सिर्फ खामोशी थी, और उस खामोशी में आर्यमन के अतीत की चीखें अब भी गूंज रही थीं। डेविल ने बेड पर लेटी उस महिला के चेहरे को बेहद सावधानी से सहलाया। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन आंखों में दबा हुआ दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, दुनिया में ताकतवर पिता अपने बच्चों के लिए खुशियों की वजह बनते हैं, उन्हें गिरने से बचाते हैं, अंधेरे रास्तों में रोशनी दिखाते हैं और अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी जिंदगी में इस इंसान ने उजाला नहीं, सिर्फ अंधेरा छोड़ा। उसने मेरे बचपन से मासूमियत छीन ली और मेरे भीतर ऐसा गुस्सा भर दिया जिसे मैं आज तक अपने भीतर लिए घूम रहा हूँ। उसी अंधेरे ने मुझे उस रास्ते पर पहुँचा दिया जहाँ लोग मुझे आज एक खतरनाक इंसान के नाम से जानते हैं। मेरे हाथों से गलतियाँ हुई, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसे शायद कोई दूसरा इंसान कभी माफ़ ना कर पाए, लेकिन आज भी मेरे भीतर उस दर्द के लिए कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मुझे लगता रहा कि मैं अपने अतीत का हिसाब चुका रहा हूँ। आर्यमन की आवाज़ अचानक भारी हो गई। उसने महिला की ओर देखते हुए कहा, लेकिन एक शब्द है जिसे सुनते ही मेरे अंदर नफरत भर जाती है, बाप। आर्यमन ने सोचा था कि सिया अपने कमरे में बैठकर रो रही होगी, अपनी माँ के शब्दों को याद करके टूट रही होगी, लेकिन उसके सामने खड़ी सिया के चेहरे पर आंसू नहीं थे। उसकी खामोशी आर्यमन को बेचैन कर रही थी। वह धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। वह बिना कुछ कहे बाथरूम की ओर चला गया। कुछ देर बाद जब वापस आया तो देखा कि सिया सोफे पर ही थक कर सो चुकी थी। आर्यमन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने उसे सावधानी से उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। खुद भी उसके पास बैठ गया। उसके हाथ ने अनजाने में सिया के चेहरे पर आई एक लट को हटाया। आर्यमन धीमी आवाज में बोला, तुम्हें समझना इतना मुश्किल क्यों है सिया? जितना मैं तुम्हें अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ, उतना ही तुम मेरे सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी ये खामोशी मुझे कितनी परेशान करती है। वह कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर वही कठोर भाव लौट आए। लेकिन याद रखना,
मेरी दुनिया में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तुम मुझसे नफरत करो या मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझो, लेकिन मेरे सामने इतनी आसानी से हार नहीं मानोगी। उसने सिया की ओर देखा और धीमे से कहा, आज आराम कर लो। कल तुम्हारे सामने एक ऐसा फैसला रखूंगा जिसे तुम्हें तय करना पड़ेगा कि तुम्हें अपने लिए क्या बचाना है। अगली सुबह हवेली में रोज की तरह गतिविधियां शुरू हो गई थीं। सिया ने खुद को संभाला और नीचे आकर नाश्ते की तैयारी में लग गई। घर के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। दूसरी तरफ आर्यमन सोफे पर बैठा मुख्य दरवाजे की तरफ बार बार देख रहा था। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वह किसी खास व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और एक जानी पहचानी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, सिया बिटिया। सिया का हाथ वहीं रुक गया। उसने पलट कर देखा तो सामने रामदीन काका खड़े थे। उन्हें देखते ही सिया की आंखों में पहली बार राहत की हल्की चमक दिखाई दी। वह तेजी से उसके पास गई। रामदीन काका ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी बच्ची कैसी है? जब से तू यहाँ आई है मन को चैन ही नहीं मिला है। ऐसा लगता है जैसे तेरे बिना घर बिल्कुल सूना हो। सिया ने अपनी परेशानी छिपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मैं ठीक हूँ काका, आप बताइए यहाँ तक कैसे पहुँचे? रामदीन काका ने गहरी सांस ली। कल मैं काली हवेली गया था, वहाँ से मुझे तेरे यहाँ होने की खबर मिली। बिटिया, मैं आज अपने लिए नहीं गांव के लोगों के लिए आया हूँ। जिस जमीन पर फैक्ट्री का काम रुक गया था वहाँ फिर से लोगों को डराया जा रहा है। साहब के लोग किसानों पर जमीन छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। कई परिवारों के सामने घर और रोजी रोटी दोनों का संकट खड़ा हो गया है। तू ही कुछ कर सकती है। सिया ने धीरे से आर्यमन की ओर देखा। आर्यमन अब भी सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे वह पहले से जानता हो कि रामदीन काका क्या कहने वाले हैं। सिया तुरंत समझ गई कि यह मुलाकात अचानक नहीं थी। उसने सीधे आर्यमन से पूछा, ये सब तुमने करवाया है? आर्यमन ने आराम से जवाब दिया, तुम्हें आखिर समझ आ ही गया। सिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्यों? आर्यमन कुर्सी से उठते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरी बात तभी सुनती हो जब तुम्हारे सामने किसी और की परेशानी खड़ी हो। मैं बस तुम्हारी इसी कमजोरी को आजमाना चाहता था। सिया की आंखों में गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो सीधे करो, इन लोगों को बीच में क्यों ला रहे हो? आर्यमन हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है, सीधी बात सुनो। अगर तुम चाहती हो कि किसानों की जमीन सुरक्षित रहे और उस जगह कोई फैक्ट्री ना बने तो तुम्हें मेरे सामने एक बात साबित करनी होगी। सिया ने बिना हिचक पूछा, क्या? आर्यमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस रिश्ते को तुमने सबके सामने ठुकरा दिया था उसे अब सबके सामने स्वीकार करना होगा। सिया कुछ पल के लिए खामोश हो गई। आर्यमन ने आगे कहा, वो मंगलसूत्र वापस अपने गले में पहनोगी और सबके सामने कहोगी कि तुम मेरी पत्नी हो। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। सिया की आंखों में गुस्सा था, लेकिन रामदीन काका के सामने वह अपना दर्द जाहिर नहीं करना चाहती थी। रामदीन काका यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सिया की तरफ देखकर पूछा, बेटिया ये क्या कह रहे हैं साहब? तूने तो मुझे बताया था कि रिश्ता तेरी अपनी इच्छा से हुआ है, फिर आज ये सब क्यों हो रहा है? सिया ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। कुछ नहीं काका, हमारे बीच बस कुछ गलतफहमियां हैं, आप परेशान मत होइए। मैं किसानों की ज़मीन पर कोई गलत काम नहीं होने दूंगी, लेकिन एक बुजुर्ग की नज़र अनुभव से बहुत कुछ पढ़ लेती है। रामदीन काका ने सिया के चेहरे पर छिपा डर देख लिया था। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे सच बता बेटिया, मैं तेरा अपना हूँ। अगर तू किसी मुसीबत में है तो अकेले मत सहना। सिया ने नजरें झुका ली। काका ने भावुक होकर कहा, तुझे मेरी कसम है, मुझे बता, तूने अर्जुन से रिश्ता क्यों तोड़ा और इस शादी के पीछे असली वजह क्या है? सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा और सच बताना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर आर्यमन का सच काका के सामने आ गया तो उसकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। उसने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया और कहा, काका, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की थी, आप मुझे पर भरोसा कीजिए। रामदीन काका की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, तू मुझे झूठ बोलकर बचाना चाहती है, लेकिन मैं तेरी आंखों में छिपा दर्द पढ़ सकता हूँ।
तो वो सिया नहीं जो कभी किसी बात से डरती नहीं थी। कुछ तो है जिसने मेरी बिटिया को इतना खामोश कर दिया है। आर्यमन दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन सिया ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में साफ चेतावनी थी। सिया समझ चुकी थी कि यह सिर्फ जमीन का सौदा नहीं था। आर्यमन उसके सामने एक ऐसा जाल बिछा चुका था जिसमें एक तरफ उसके अपने लोगों की जिंदगी थी तो दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान। अब फैसला सिया को करना था। क्या वह रामदीन काका को सच्चाई बता देगी या किसानों को बचाने के लिए एक बार फिर आर्यमन की शर्तों के सामने झुकने का नाटक करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, आर्यमन का यह जुनून आखिर प्यार था, बदला था, या फिर सिर्फ अपनी पत्नी पर अधिकार जमाने की सनक? अगला भाग इसी राज से पर्दा उठाएगा। कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।